कमाल कर दिया अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने। सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस मशाल यात्रा निकाल रही थी लाल किले पर, तो लाल किले में अंधेरा कर दिया। और यही नहीं दोस्तों, धारा 144 लगा दी गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह से उस मंजर को कांग्रेस की नेता अलका लांबा बयां कर रही हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियों की तस्वीर भी मैं दिखलाने वाला हूं, मगर जो एक अरसे से नहीं हुआ, लाल किले में अंधेरा। धारा 144 तो चलिए मान लिया, मगर लाल किले में आपने अंधेरा कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है वो मशाल यात्रा निकाल रही थी। पूरे इस मंजर को देखिए जो अलका लांबा, कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। आप देखिए 144 धारा लगा दी गई और लाल किले की लाइट बंद कर दी गई है। देखिए जरा अंधेरे में है लाल किला, दिखाइए। लाल किले की लाइट्स भी जो है वो गुल है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 144 धारा लगा देते हैं आजादी के ऊपर, इससे बड़ा हमला क्या होगा। और लाल किले का प्राचीर की लाइटें अंधेरे में है। स्वतंत्रता का, आजादी का वो तिरंगा जो लहराया था वो नहीं देख पा रहे हैं आप, क्योंकि सत्ता नहीं चाहती कि तिरंगा और आजादी का ये गुणगान हम लोग यहाँ वापस करें। और बात यानी रुकी दोस्तों, उसके तुरंत बाद अलका लांबा को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। देखिए और बात सिर्फ अलका लांबा की नहीं थी, वहां पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बतला दूं कि वहां पर श्रीनिवासन भी मौजूद थे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उनकी चर्चा भी, उनको लेकर भी एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर किस तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले देखिए किस तरह से श्रीनिवास को जो है गिरफ्तार किया गया, किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा है और दिल्ली पुलिस जो है उनके साथ शाही बर्ताव कर रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ देर पहले आपने अलका लांबा को देखा और आप श्रीनिवास को देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही है और उन्हें गिरफ्तार कर लिए। एक बार फिर मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, लाल किले को अंधेरे में, अंधकार में ढकेलने की क्या वजह थी? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस एक मशाल यात्रा निकाल रही है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये तमाम चीजें 2014 से पहले नहीं होती थीं। लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। क्या बीजेपी भूल गई कि लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने न जाने कितनी बार उस वक्त की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया? अब आप विपक्ष पर क्यों अंकुश डाल रहे हैं? अंकुश डाल रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है दोस्तों। इसके अलावा झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सबसे पहले आप अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, स्मृति ईरानी कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के एक बयान पर प्रतिक्रिया दे रही हैं और इसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो बात श्रीनिवास ने कही वो दरअसल सोनिया गांधी के संस्कार हैं और राहुल गांधी के शब्द हैं, जबकि वो बयान श्रीनिवास ने दिया ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने पूरी स्क्रीन में, अमित मालवीय ने कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के बारे में एक दुष्प्रचार चलाया कि वो स्मृति ईरानी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में अपशब्द नहीं कहा, उन्होंने महंगाई के बारे में उन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने महंगाई के बारे में डायन शब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में मजबूर जरूर कहा कि अब स्मृति ईरानी महंगाई पर नहीं बोलती हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप श्रीनिवास का वो पूरा बयान सुने, क्योंकि उनके इस बयान को लेकर इसे आधा अधूरा काट छांट कर वायरल किया जा रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि स्मृति ईरानी उस पर प्रतिक्रिया देती हैं, उस आधे अधूरे बयान पर। मैं चाहूंगा कि आप श्रीनिवास का बयान सुनें और खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वो स्मृति ईरानी का अपमान कर रहे हैं या वो महंगाई को डायन बता रहे हैं। सुनिए। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी डयन को, महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। हाथ कंगन को आरसी क्या?
साफ तौर पर दोस्तों पता चल रहा है, मगर बड़ा प्रश्न ये, स्मृति ईरानी क्या थोड़ी सी भी छानबीन नहीं कर सकते थे? क्या वो बस मौका तलाशती रहती हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में अब शब्द बोलने के लिए? मौका तलाशती रहती हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। अब सोनिया गांधी के संस्कार पर पहुंच गई, ये तक कह दिया कि राहुल गांधी के शब्द हैं। बड़ा प्रश्न ये है स्मृति जी कि आप सुविधावादी मुद्दों पर खामोश रहती हैं। कहने को आप महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, मगर आपके मंत्रालय से जुड़े किसी मुद्दे पर आप बयान नहीं देती हैं। आपका सिर्फ एक काम है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ट्रोल करो, उन पर अनर्गल बयान दो और उसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर करारा हमला बोला है, मैं चाहूंगा आप सुनिए। स्मृति ईरानी जी से मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल लाजमी है। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, मजबूत नेता है भारतीय जनता पार्टी की। आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? यू आर नॉट अ विक्टिम। आप किसी तरह से विक्टिम नहीं है। आप एक सशक्त महिला है, आप मंत्री हैं, सांसद हैं, आपसे ज्यादा मजबूत कौन है? आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलती हैं? क्योंकि विक्टिम तो वो महिला है जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 पर ले रही है। विक्टिम वो महिला है जो आटे पर जीएसटी दे रही है। विक्टिम वो महिला है जो सरसों का तेल 90 पर था आज 200 पर खरीद रही है। विक्टिम वो लोग हैं। आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है ना स्मृति जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लखीमपुर के चीरहरण पर चुप रहती हैं, आप शाहजहांपुर के यौन शोषण पर चुप रहती हैं, आप हाथरस में एक गुड़िया को रात को जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डालकर, आप चुप रहती हैं। लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सांसद एक महिला सांसद को, एक महिला विधायक को वैशाली की नगरवधु वेश्या बुलाता है और आप चुप रहती हैं। कब माफी मांगिएगा आप इस देश से? आज कहने का वक्त है, खड़ी होइए और माफी मांगिए इस देश से। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं आप, यह आपकी नैतिकता है? आपके बगल में बैठा हुआ सांसद, भाजपा का सांसद, एक महिला सांसद और एक महिला विधायक को वैश्या कहता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। आप अंकिता ठाकुर पर चुप रहती हैं, आप तमाम ऑन रेप केसेस पर चुप रहती हैं जहां पर आपके लोग संलग्न हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछती हूं, संसद में बैठकर संसद की गरिमा को भंग करके, मर्यादा को तार तार करके आपका एक सहयोगी एक महिला सांसद को और एक महिला विधायक के लिए शब्द का प्रयोग करता है जिसको सुनने से पहले इस देश की हर महिला लज्जित होती है। आप चुप रहती हैं। आप विक्टिम नहीं हैं, आप विक्टिम बिल्कुल नहीं है। विक्टिम इस देश की महिलाएं हैं। विक्टिम आज मध्यम वर्ग है जो महंगाई से जूझ रहा है। विक्टिम इस देश का युवा है जिसके पास नौकरी नहीं है। आप विक्टिम कार्ड प्ले करिएगा। आपकी घबराहट और बौखलाहट में मुझे अडानी का बेनकाब होता हुआ सच नजर आता है। मुझे हर कीमत पर अडानी को बचाने की आपकी, आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की, आपके सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता नजर आती है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। मुख्य विपक्षी दल के होने के नाते कांग्रेस के सामने इस वक्त ढेरों चुनौतियां हैं। न सिर्फ झूठ के सहारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, जैसा कि अमित मालवीय को मैंने आपको दिखाया, जैसा कि स्मृति ईरानी जो बयान दिया ही नहीं है श्रीनिवास ने, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और उसके जरिए सोनिया गांधी के संस्कार और राहुल गांधी की भाषा पर हमला बोल रही हैं। मगर यही नहीं, राहुल गांधी जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और लोकसभा से उनकी सदस्यता तक को खारिज कर दिया गया है, उस मुद्दे पर भी दुष्प्रचार चला रही है बीजेपी। और वो दुष्प्रचार क्या कि राहुल गांधी ने अभी तक इस पर चुनौती क्यों नहीं दी? क्या राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी के पास अदालत में तर्क नहीं है, इसलिए उनकी लीगल टीम जो है वो बच रही है इसे चुनौती देने को लेकर? ये तमाम तरह के दुष्प्रचार कि राहुल गांधी की लीगल टीम में जबरदस्त मतभेद है, इसलिए उन्हें जो 2 साल की सजा सुनाई गई है उसे वो अदालत में चुनौती नहीं दे रहे हैं। इस पर बाकायदा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या कहा जयराम रमेश ने, आप खुद सुनिए। ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है राहुल गांधी जी के लीगल टीम की कमियां के बारे में, मैं सीधा आपको जवाब दूंगा, ये बीजेपी का बहाना है। ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन एक मैच फिक्सिंग था। इस मैच फिक्सिंग से ध्यान हटाने के लिए लीगल टीम की खामियां बात हो रही है
और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता राज्यसभा में और लोकसभा में ये बात फैला रहे हैं कि डिले होगा, कुछ कमियां थी, जानबूझकर ये किया गया। ये बिल्कुल बकवास है और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये साफ है। और मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाया था 7 तारीख को भाषण होता है, 16 तारीख को ब्राह्मण मोदी अपने स्टे विड्रॉ करते हैं हाई कोर्ट से, 27 फरवरी को आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है, 23 मार्च को डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है मैच फिक्सिंग। और इस मैच फिक्सिंग मामले से ध्यान हटाने के लिए बार बार राहुल गांधी जी की लीगल टीम पर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। दरअसल जयराम रमेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दुष्प्रचार कोई और नहीं, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर चला रहे हैं, इसलिए उन्हें सामने आना पड़ा। मगर आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, प्रचार तंत्र के झूठ का सामना करना है, दुष्प्रचार का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, जब वो लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन करने जाते हैं तो धारा 144 लगा दी जाती है और कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाल किला, बताइए साहब, रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना है, आपने लाल किले में अंधकार कर दिया। ऐसे कौन करता है बताइए, इतना डर क्यों? और फिर मोदी जी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि एक साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ। हकीकत यह है कि दुनिया देख रही है, इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, उनकी संसद की सदस्यता को खारिज किया गया है, हमारी इस पर निगाह है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं, मानवाधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, उन्हें कुचला नहीं जा सकता। कितने दुख की बात है कि अब अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है लोकतंत्र के लिए। क्या हाल कर दिया आपने इस देश का। अब उस पर बौखलाना अलग बात है, मगर हकीकत यह है कि अमेरिका अगर इस मुद्दे पर टिप्पणी कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक गंभीर समस्या। हालांकि जैसे कि मैंने कई बार कहा है, मुझे अमेरिका की ज़रूरत नहीं है ये समझाने के लिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और भारत का लोकतंत्र जो है वो संकट में है। अमेरिका ने तो बहुत सोच समझकर अपनी बात कही, मगर भारत के इतिहास में, पिछले 75-70 साल के इतिहास में भारत का लोकतंत्र इस संकट से नहीं जूझा। इमरजेंसी यानी आपातकाल के दौरान भी भारत का लोकतंत्र इतना कलंकित नहीं हुआ था जितना अब जाकर हो रहा है। अमेरिका को ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इस देश का पत्रकार, जागरूक पत्रकार होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं जानता हूँ इस देश में क्या हो रहा है और अपने इस मंच से ये सवाल उठाते रहूँगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।